भाग दो, नफरत या बेइंतहा मोहब्बत। कैबिन में सन्नाटा चीख रहा था। जमीन पर बिखरी हुई नीली मखमली डिब्बी, तांबे की नन्ही पायल और वह पुरानी तस्वीर आरव के गुस्से को आग दे रही थी। आरव ने अनन्या का बाजू कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था मानो वह सामने वाले को राख कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी चीजों को हाथ लगाने की, मिस शर्मा? आरव की कड़क आवाज से कैबिन के शीशे तक थरथरा गए। तुम्हें काम करने के लिए रखा है, मेरी जिंदगी में जासूसी करने के लिए नहीं। अनन्या का सिर अभी भी दर्द से फट रहा था। उस पुरानी तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में जो धुंधली यादें आई थी, उसने उसे पहले ही कमजोर कर दिया था। लेकिन आरव के इस बर्ताव ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को पीछे धकेला। छोड़िए मुझे, मिस्टर सिंघानिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में वही पुरानी जिद्दी आग थी। मुझे आपके इस कबाड़ की डिब्बी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह तो गलती से गिर गई थी। कबाड़। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नीचे झुककर बहुत संभाल कर उस तस्वीर और पायल को उठाया, जैसे वे कोई कांच के बने नाजुक खिलौने हों। यह कबाड़ नहीं है, यह मेरी पूरी जिंदगी है। वह चीज है जिसकी कीमत तुम जैसी बेपरवाह लड़की कभी नहीं समझ सकती। हाँ, मैं बेपरवाह हूँ। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और चिल्लाई। और आप क्या हैं? एक पत्थर के इंसान जो अपनी पुरानी यादों को दराज में बंद करके रखता है और जिंदा लोगों पर अपना जुल्म ढाता है। मुझे नफरत है आपसे और आपके इस घमंडी स्वभाव से। अनन्या ने अपना बैग उठाया और बिना अपने कॉफी या फाइल की परवाह किए कैबिन का दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। आरव वहीं खड़ा रहा। उसने हाथ में पकड़ी हुई छोटी पायल को अपने सीने से लगाया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने मुड़कर दरवाजे को देखा। यहाँ से अनन्या अभी अभी गई थी। ना जाने क्यों जब अनन्या ने उस डिब्बी को कबाड़ कहा तो आरव को जितना गुस्सा आया उससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ। बिल्कुल वैसा ही दर्द जैसा 15 साल पहले अनु के खो जाने पर हुआ था। अगले दिन ऑफिस का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अनन्या ने ठान लिया था कि वह आरव से सिर्फ काम के सिलसिले में बात करेगी, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। शाम के 8 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऑफिस के लगभग सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। अनन्या अपनी फाइलें समेटकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास खड़ी थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर आरव पहले से मौजूद था। ब्लैक सूट, कोट हाथ में टांगे हुए, चेहरे पर वही सख्त भाव। अनन्या ने रुख मोड़ लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मिस शर्मा, आरव की कड़क आवाज आई। यह 28वीं मंजिल है। सीढ़ियों से जाओगी तो कल सुबह तक पहुंचेंगी और फिर लेट आने का बहाना बनाएंगी। मुझे अपनी टांगे तोड़ने का शौक है, मिस्टर सिंघानिया। अनन्या ने बिना मुड़े कहा। आपकी लिफ्ट में घुटन होती है। आरव ने एक ठंडी सांस ली। उसने बाहर निकलकर अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लिफ्ट के अंदर कर दिया। छोड़िए मुझे। अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। चुपचाप खड़ी रहो। आरव ने लिफ्ट का बटन दबाया। मुझे अपनी एम्प्लॉय के अस्पताल का बिल भरने का कोई शौक नहीं है। अभी लिफ्ट 15वीं मंजिल पर ही पहुंची थी कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ पूरी इमारत की बिजली गुल हो गई। लिफ्ट बीच में ही रुक गई और अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया। अनन्या डर के मारे चीख उठी। उसे अंधेरे और बंद जगहों से बचपन से ही बहुत डर लगता था। उसकी सांसें फूलने लगी और वह कांपने लगी। आरव, आरव। लिफ्ट रुक गई। अनन्या घबराहट में आरव का नाम पुकार बैठी। आरव ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन की। उसने देखा कि अनन्या दीवार से लगकर जमीन पर बैठने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह पूरी तरह हाँफ रही थी। आरव का खड़ूसपन पल भर में गायब हो गया। वह तुरंत नीचे बैठा और उसने अनन्या के दोनों कंधे थाम लिए। अनन्या, मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ। आरव की आवाज में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि बेइंतहा फिक्र थी। मुझे सांस नहीं आ रही है। अनन्या ने कांपते हाथों से आरव का सूट कसकर पकड़ लिया। आरव ने बिना कुछ सोचे अनन्या को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने हाथ अनन्या के सिर पर फेरे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहाँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझे? गहरी सांस लो
अंधेरी लिफ्ट में आरव के सीने की तेज धड़कनें अनन्या के कानों में गूंज रही थी। आरव की मजबूत बाहों की गर्माहट में अनन्या का डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तभी आरव के सीने से लगी अनन्या को वही जानी पहचाना एहसास होने लगा जो उसे अपने बचपन के धुंधले सपनों में आता था। अनन्या ने धीरे से अपना सिर उठाया और टॉर्च की मध्यम रोशनी में आरव के खूबसूरत चेहरे को देखा। आप इतने खड़ूस हैं, फिर भी अभी इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? अनन्या ने बेसुध सी हालत में फुसफुसाकर पूछा। आरव ने अपनी गहरी आंखों से अनन्या को देखा। उसके होठों पर एक बहुत हल्की अनजानी मुस्कान आ गई, क्योंकि जब तुम चुप रहती हो तो कम आफत लगती हो मिस शर्मा। अनन्या ने तुरंत उसके सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। आप कभी सुधर नहीं सकते मिस्टर रावण। अगली सुबह जब लिफ्ट टेक्नीशियन ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो सूरज की किरणें सीधे अंदर पड़ी। अनन्या आरव के कंधे पर सिर रखे सो रही थी और आरव ने अपना ओवरकोट अनन्या के ऊपर डाल रखा था। पूरी रात जाकर आरव ने यह ध्यान रखा था कि अनन्या को ठंड या डर महसूस ना हो, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और बाहर कर्मचारी जमा होने लगे, आरव तुरंत अपनी पुरानी खड़ूस रंगत में वापस आ गया। उसने अनन्या को धीरे से हिलाया। मिस शर्मा उठो, यह कोई तुम्हारा बेडरूम नहीं है। अनन्या ने आंखें मली। आरव का कड़क चेहरा और बाहर खड़े लोगों की हैरान नजरें देखकर वह झटके से खड़ी हो गई। उसने आरव का कोट उठाकर उसकी तरफ फेंका। शुक्रिया जताने की जरूरत नहीं है, आरव ने अपना कोट झाड़ते हुए कहा। मैंने सिर्फ एक एम्प्लॉय की जान बचाई है ताकि कंपनी पर कोई लीगल केस ना हो। अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। रात को तो इतने प्यार से संभाल रहे थे और अब फिर वही अकड़, लीगल केस। अनन्या ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। मिस्टर सिंघानिया, अगर आपकी कंपनी की लिफ्ट ढंग से काम करती तो मुझे आपकी इस कड़वी शक्ल को पूरी रात झेलना नहीं पड़ता। और रही बात शुक्रिया की, तो वह तो मैं सपने में भी आपको ना बोलूं। गुड, क्योंकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया चाहिए भी नहीं। आरव ने अपने रिमलेस ऐनक लगाई और बाहर निकल गया। 10 मिनट में ताजा होकर मेरे कैबिन में आओ, नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है। रावण कहीं का, पत्थर का इंसान। अनन्या ने उसकी पीठ पीछे पैर पटका। दोपहर के वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। कंपनी का नया मार्केटिंग हेड रोहन शर्मा वापस आ गया था। रोहन दिखने में काफी हैंडसम, हंसमुख और बातूनी था, बिल्कुल आरव का उल्टा। वह अनन्या के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसके नए डिजाइन्स की तारीफें कर रहा था। अनन्या, यार तुम्हारा ये कलर कॉम्बिनेशंस तो कमाल का है। आरव जैसा बंदा ही इतने खूबसूरत आर्ट को रिजेक्ट कर सकता है। रोहन ने हंसते हुए अनन्या की कॉफी का बिल पे कर दिया। थैंक यू रोहन, कम से कम इस ऑफिस में कोई तो है जो काम की कदर करता है, वरना कुछ लोग तो दिल की जगह कैलकुलेटर लेकर घूमते हैं। अनन्या ने जानबूझकर थोड़ा तेज आवाज में कहा। तभी कैफेटेरिया के दरवाजे पर आरव की एंट्री हुई। आरव ने जैसे ही रोहन को अनन्या के बेहद करीब बैठकर हंसते हुए देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। एक अनजानी जलन की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। आरव सीधे उनकी मेज के पास पहुंचा। रोहन, आरव की आवाज इतनी ठंडी थी कि आसपास का तापमान गिर गया। क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कोई काम नहीं बचा है जो तुम यहाँ डिजाइनर के साथ बैठकर टाइम पास कर रहे हो? रोहन मुस्कुराकर खड़ा हुआ। अरे आरव, मैं तो बस अनन्या के शानदार काम की तारीफ कर रहा था। तारीफ तारीफ करने के लिए सैलरी नहीं मिलती है रोहन, रिजल्ट्स के लिए मिलती है। आरव ने रोहन को घूरा, फिर अनन्या की तरफ देखा। और मिस शर्मा, आपके टेबल पर 5 फाइलें पेंडिंग हैं, क्या मैं उनका काम खुद करूं? अनन्या ने ठुड्डी उठाई। मिस्टर सिंघानिया, यह मेरा लंच ब्रेक है। मैं लंच ब्रेक में किससे बात करूं, यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है। आरव थोड़ा सा आगे झुका और सीधे अनन्या की आंखों में झांका। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा है कि वर्क ऑफिशिएंसी कम होने पर सीईओ आपको बिना नोटिस के निकाल सकता है। कैबिन में चलिए अभी। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा, जिसने बेचारगी से कंधे उचका दिए। अनन्या गुस्से से फुसफुसाती हुई आरव के पीछे पीछे उसके कैबिन की तरफ चल दी।
कैबिन के अंदर आते ही आरव ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें रोहन से इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? आरव ने बिना भूमिका बनाए सीधे सवाल दागा। आपको क्या तकलीफ है मिस्टर सिंघानिया? अनन्या ने जवाब दिया। वह मुझसे तमीज से बात करता है, मेरी तारीफ करता है, आपकी तरह बात बात पर डांटता नहीं है। वह तुम्हारी तारीफ काम के लिए नहीं कर रहा मिस शर्मा। आरव का पारा चढ़ चुका था। और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी टीम का कोई मेंबर काम छोड़कर दूसरों के साथ फ्लर्ट करे। फ्लर्ट? अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है? अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मुझे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? अनन्या आरव के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई। दोनों की आंखें आपस में टकरा रही थी। आरव एक पल के लिए खामोश हो गया। वह अनन्या को नौकरी से कैसे निकाल सकता था? वह खुद नहीं जानता था कि क्यों। लेकिन जब भी कोई और अनन्या के करीब आता था तो उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, आरव ने धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा। क्योंकि क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी हो। झूठे, आप सिर्फ अपनी अकड़ में सच बोलना नहीं चाहते, अनन्या ने चिढ़कर कहा। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आरव ने फोन देखा और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। मैसेज में लिखा था, सिंघानिया, जिस लड़की को तुम अपने कैबिन में छिपा कर रख रहे हो वह 15 साल पुराने राज की चाबी है। उसे हमसे दूर रखने की कोशिश मत करना। आरव की आंखें खौफ और गुस्से से फैल गई। उसने झटके से अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आरव, क्या हुआ? अनन्या आरव के चेहरे पर अचानक शायद डर को देखकर घबरा गई। आरव ने अनन्या को देखा। उसे एहसास हो गया था कि उसके पुराने दुश्मन अब अनन्या तक पहुंच चुके हैं और उसे अपनी अनन्या को हर हाल में बचाना होगा, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। कौन है वह अनजान दुश्मन जो अनन्या के पीछे पड़ा है? क्या आरव अब अनन्या को अपने और करीब रखेगा? तो दोस्तों, यह था कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले भाग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।